जा रहे हैं नॉर्थ बंगाल के सफर पर, जहां हम एक खतरनाक ड्रामा देखेंगे। ये है इंसानों और हाथियों के बीच की मुठभेड़। भारत में एशियाई हाथियों की 60% और दुनिया के लोगों की 20% आबादी बसती है, यानी मुठभेड़ों के लिहाज से ये बहुत खतरनाक जगह है। यहां रोजाना हाथी औसतन एक इंसान को मार डालते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल इसमें सबसे आगे है। यहां हर साल करीब 100 लोग मारे जाते हैं। 25 साल पहले मैं साउथ बंगाल में इंसानों और हाथियों की अपनी पहली मुठभेड़ को शूट कर रहा था। लेकिन अफसोस, यह अब कहीं ज्यादा जानलेवा हो चुकी है। तो ऐसे में हैरानी नहीं कि खुनिया जैसे प्रोटेक्शन स्क्वाड्स इन इलाकों में बहुत व्यस्त रहते हैं। इनके मुखिया हैं रेंजर छेत्री, और इन लोगों का काम दोपहर से शुरू होकर अगली सुबह तक चलता है। जंगली हाथी जहां भी चाय बागानों या गांव में उत्पात मचाते हैं, इन्हें वहां से SOS कॉल्स मिलने लगती है, और फिर खुनिया स्थानीय लोगों की मदद से हाथियों को सुरक्षित जगह की ओर भगा देते हैं। दीप एक साइंटिस्ट हैं जो यहाँ इंसानों और जंगली जानवरों की मुठभेड़ों से जुड़े प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, और इस बारे में उन्होंने हमें बताया। काफी ट्रैफिक था। हाँ? हाथियों का इलाका बहुत बड़ा होता है। इन्हें अपना पेट भरने के लिए एक से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ये इलाका बीच में से बटा हुआ है और ये रात में ही अपना पेट भरने निकलते हैं। दीप ने बताया कि नॉर्थ बंगाल इलाके में हाथियों की कुछ बड़ी बड़ी सेंचुरीज होती थी, लेकिन अब उनके पारंपरिक कॉरिडोर्स को चाय बागानों, धान के खेतों और इंसानी बस्तियों ने बीच में से काट दिया है। इसलिए इस लैंडस्केप में उनसे मुठभेड़ें होती रहती हैं। यहाँ पर इतना घना जंगल नहीं है। दीप हमें एक मॉडर्न टी गार्डन विलेज दिखाने ले गए, जिसे हाथियों वाले कई कॉरिडोर्स के बीच में बसाया गया था। मुठभेड़ों को बढ़ाने में शहरीकरण ने एक बड़ा रोल निभाया है, लेकिन इसके लिए बिना पूरे सोच विचार के की गई हमारी प्लानिंग भी जिम्मेदार है। और कभी-कभी इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। तो वो तुम्हारे सामने ही था? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी, और हम रात का खाना खत्म करके जा रहे थे, और हम उस पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे और हाथी वहीं खड़ा था। हमें अंदाजा नहीं था कि वहाँ हाथी है। जब उसके सामने पहुंचे, टॉर्च से देखा, हमला कर दिया, हम पर हमला कर दिया। तो मतलब वो एकदम सामने वो सामने ही था। उसने मुझे ऊपर उठाया और उछाल के फेंक दिया। उसके सिर से भी ऊपर उछल गया। तो उस वक्त तुम्हारी पत्नी कहाँ पर थी? हम दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। मेरे बाद उसने मेरी पत्नी पर हमला कर दिया। अच्छा। उसकी साड़ी उलझ गई और उस हाथी ने यहीं पर मार डाला। इस महिला को मारने के बाद यह हाथी पास के ही एक घर की तरफ बढ़ा और उसके अंदरूनी हिस्से को तबाह कर दिया। जरा सोचिए, आप घर से बाहर निकलते हैं तो सामने एक बड़ा सा हाथी खड़ा नजर आता है, आपको मारने को तैयार। ये कितनी डरावनी बात है। पूरी रात हाथियों को खदेड़ने के बाद खुनिया स्क्वाड ने पुनिया को उनकी पत्नी की मौत के मुआवजे के तौर पर एक चेक दिया। ये स्क्वाड ऐसी किसी मुठभेड़ के बाद उसके सामाजिक असर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है। इन हिस्सों में लोगों की रोजी रोटी धान की खेती पर निर्भर है।
धान की फसल सर्दियों में तैयार होती है और इन महीनों में ही हाथी फसल को खाने आ पहुंचते हैं। और उन्हीं के साथ आता है मौत और तबाही का दौर। दोपहर ढलने पर हाथी जंगल से निकलकर खेतों की तरफ बढ़ते हैं। और जब अंधेरा हो जाता है तो यह शांत इलाका लड़ाई के मोर्चे में बदल जाता है। ये डरावने जीव बिना नजर आए, बिना कोई शोर किए चुपचाप जंगल से बाहर आते हैं। 4 टन तक वजन वाले ये जीव हैरत अंगेज ढंग से कोई खास हल्ला गुल्ला नहीं करते। तो এখন হচ্ছে हमने फैसला किया है कि हम एक रात यहां बैठकर खुद हाथियों के आने का अनुभव करेंगे। वो बॉम्ब था क्या? हाँ, ये क्रैकर बॉम्ब था। लंबे लंबे बांस रखकर तैयारी शुरू हो जाती है। अगर हाथी गांव में दाखिल होंगे तो इनके जरिए लोगों को पहला अलार्म सिग्नल मिल जाएगा। लोग मचान पर बैठकर अपने खेतों पर नजर रखते हैं। आज रात कोहरा बहुत ही घना है, बहुत ठंड लग रही है। हाँ, वाकई ठंड बहुत है। आप लोग हर रात इसी तरह खुले में बाहर बिताते हैं? जब खेतों में धान की फसल लगी हो तो बाहर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं होता। आपको ये कैसे पता चलता है कि हाथी कहाँ से आएंगे? हम उनकी आवाजों से पता लगा लेते हैं। जब वो धान खाते हैं तब आवाज आती है। अच्छा, ऐसा? दूर से हल्ले गुल्ले की आवाज आने लगी। हम समझ गए कि हाथी गांव में दाखिल हो चुके हैं। इंसानों के साथ बार बार मुठभेड़े होने से इनकी हिम्मत काफी बढ़ चुकी है। इसके बाद हमने अपने थर्मल कैमरे के जरिए जो कुछ देखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। वो ठीक हमारे सामने ही थे। जल्दी ही खोनिया स्क्वाड आगे बढ़ा और उसने हाथियों को भगाना शुरू कर दिया। रेंजर छेत्री ने हमें बताया कि हाथियों को फिलहाल तो भगा दिया गया है, लेकिन ये लोगों के सो जाने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद थी कि ये कुछ घंटे बाद फिर आ जाएंगे, तब तक स्क्वाड को इंतजार करना होगा। तो हम भी स्क्वाड के साथ ही रहे। हालांकि हमें थकान महसूस होने लगी थी और नींद भी आ रही थी। रात में हाथियों के हमले का डर काफी सहमाने वाला होता है। वो कहीं भी हो सकते हैं और वो बिल्कुल शोर नहीं करते। हमें तो पता नहीं चला, लेकिन एक हाथी खाने की तलाश में चुपचाप आया और उसने पास के इलाके में एक किचन की दीवार को हिलाया और उसे तोड़ दिया। हमरा तो होशे गायब हो गया। हम तो ये खड़ा होकर देखते हैं, इतना बड़ा जानवर। हम भी तो घबरा गया, हम तो अकेले। खाना पीना तो अगर ये स्क्वाड यहाँ पर नहीं होता तो फिर क्या हालत होती? हालत कुछ ऐसी होती है जैसे चोर आ गया हो लेकिन पुलिस नहीं है। अगर हम ना होते तो हाथी इसी तरह करते रहते। उन्हें चोरी की आदत पड़ जाती और फिर लोग उन्हें नुकसान पहुंचाते रहते, उन्हें परेशान करते और इससे हाथियों को खतरा होता। इसलिए हमें रहना पड़ता है। मुझे मालूम था कि हाथी बहुत ही अक्लमंद जानवर होते हैं और उस रात उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई। फिर वो हमें वहां नजर नहीं आए। छेत्री ने बताया
कि हाथियों का कोई झुंड अक्सर स्क्वाड के जाने का इंतजार करता है और उसके बाद फिर से अपने काम में जुट जाता है। जब तक हम अपने बेस लौटे सुबह हो गई थी। उत्पात मचाते हाथियों के खिलाफ यहां किसानों ने अपनी कुछ खास रणनीतियां बना ली है। वो फसल को पकने से पहले ही उसका कुछ हिस्सा काट लेते हैं। बेशक आधे पके धान से कुछ नुकसान होता है, लेकिन पूरे के पूरे खेतों की तबाही के मुकाबले तो यह नुकसान काफी कम है। लेकिन जब खेत खाली हो जाते हैं तो हाथी अनाज लेने लोगों के घर तक पहुंच जाते हैं। यानी ये मुठभेड़ें कभी खत्म नहीं होती। मैंने देखा है कि हाथी किस तरह पूरे भारत में फसलों पर धावा बोलते हैं। ऐसा सिर्फ नॉर्थ बंगाल में ही नहीं होता, लेकिन वो अपने जंगलों को छोड़कर फसलों पर हमला करते ही क्यों हैं? ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि उन्हें पर्याप्त खुराक नहीं मिलती, या उन्हें जंगल के पहले से कहीं ज्यादा छोटे हिस्से ही नसीब हो पा रहे हैं। एलिफेंट एक्सपर्ट्स को लगता है कि इससे ही तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं होती है। जिस तरह हम लोगों को अपने रोज के खाने के बजाय कभी कभी पिज्जा या बर्गर खाने का मन होता है, वैसे ही हाथियों को भी बदलाव अच्छा लगता है। उन्हें धान की नाजुक और रसीली कोपले काफी मजेदार और पोषक लगती हैं। अपनी कमाल की याददाश्त के बल पर वो एकदम सही समय पर उन्हीं खेतों में फिर आ पहुंचते हैं और ये चक्र चलता रहता है। यही बात फॉरेस्ट गार्ड पर लागू है, जिनकी जान हर रात जिंदगी और मौत के बीच झूलती रहती है। खोनिया स्क्वाड में काम करने वाले लोगों के लिए बदलाव किसी विलासिता जैसा है। ड्यूटी तो करनी है और कोई उपाय नहीं है। हाँ, स्टाफ कम है, पर हम करें तो क्या करें, और कोई रास्ता नहीं है, हमें करना ही पड़ता है। स्टाफ कम है मतलब? अगर स्टाफ पर्याप्त होता तो शिफ्ट्स में काम कर पाना संभव होता, तब हालात कुछ और होते। जैसे मान लीजिए आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओगे। जैसे पुलिस की 4 से 6 घंटे की शिफ्ट होती है। हाँ, अगर काम करने वाले काफी लोग हों हाँ, तो वो मुमकिन होता है। अच्छा। यहाँ काम शुरू करने से पहले हम एक बॉन्ड पर साइन करते हैं और ड्यूटी पर जाने से पहले हमें पता नहीं होता कि हम अगले दिन जिंदा लौटेंगे या नहीं। हम अपने दिन की शुरुआत ऊपर वाले से प्रार्थना करके करते हैं। डीके अकेले रहते हैं और इन हालात को लेकर खुश नजर नहीं आए। और ये हैं रूपॉन, जो अपनी माँ के साथ रहते हैं। हो सकता है डीके को इस बात की ईर्ष्या हो कि रूपॉन को अपना खाना खुद नहीं पकाना पड़ता। अगर मैं अपनी फैमिली को यहाँ जंगल में रखूंगा तो वो परेशान हो जाएंगी। उनके लिए यहाँ पर गुजर बसर करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ ना स्कूल है, ना बाजार है, ना शहर है। और अगर मैं अपने परिवार को यहाँ रखूंगा तो मेरे बच्चे ना पढ़ पाएंगे और ना ही वो कुछ सीख पाएंगे। डीके या रूपॉन जो कुछ कह रहे हैं उससे पूरे देश के ऐसे फ्रंटलाइन स्टाफ की हालत का पता चल जाता है। सेना और पुलिस विभाग के विपरीत इन लोगों की अनदेखी होती है। इन सैनिकों की तरफ थोड़ा और ध्यान दिए जाने और इन पर और बड़ा निवेश करने की फौरन जरूरत है। ये सैनिक सचमुच बहुत बहादुर हैं। अगली सुबह हमें खबर मिली कि एक हाथी भटककर एक टी गार्डन में आ गया, तो हम उसे देखने निकल पड़े।
हाथी कभी कभी रात भर जंगल से बाहर रहने के बाद वापस नहीं लौट पाते। उन्हें दिन निकलने का इंतजार करना पड़ता है और वो सुबह की हल्की रोशनी में ही धीरे धीरे लौट पाते हैं। और ये स्क्वाड उन्हें किसी इंसानी बस्ती से दूर रखते हुए जंगल की तरफ धकेल देता है। हर शाम ये स्क्वाड किसी कॉल के आने का इंतजार करने लगता है। अपने मनोरंजन के लिए ये गार्ड्स टीवी पर सीरियल देख रहे थे कि तभी अचानक एक कॉल आ गई। अब इन्हें अपने काम पर निकलना था, तो ये फौरन तैयार हो गए और हम जीप में बैठकर उस लोकेशन की तरफ बढ़ चले। चेहरों पर तनाव था और ये इन हाथियों को ढूंढ रहे थे। उस रात ये स्क्वाड फिर उसी जगह पहुंचा जहां हाथी टी गार्डन्स में फंस गए थे। ओह, उसने मुड़कर देखा, अब सीधी जा रही है। ये मादा दूसरों का इंतजार कर रही है। छेत्री ने हमें बताया कि किसी झुंड की सबसे बड़ी हथनी अपने परिवार को सुरक्षित जगह ले जाती है। इस परिवार में बच्चे और कम उम्र नर होते हैं। उन्होंने सावधान किया कि इन्हें भगाने के ऑपरेशन में पूरी रात लग सकती है। तो पूरी रात? हाँ, पूरी रात। ओके, मैं तैयार हूँ, चलिए चलते हैं। हाथियों को वापस जंगल में खदेड़ दिया गया, लेकिन जैसा डर था कुछ गांव की तरफ मुड़ गए। और जैसे ही वो नजर आए, हंगामा हो गया। गांव वाले बड़ी तादाद में बाहर आ गए, चिल्लाने लगे, पत्थर फेंकने लगे, पटाखे चलाने लगे और गालियां देने लगे। बहुत अजीब बात है, 4000 किलो का हाथी किसी चूहे की तरह भाग रहा है। मैं खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था और गांव वाले और स्क्वाड सब एक ही काम करते दिख रहे थे। वो हाथियों को भगा रहे थे, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क था। गांव वाले अपनी जिंदगी और प्रॉपर्टी बचा रहे थे, जबकि स्क्वाड बचा रहा था हाथियों को। पिछले कुछ दिन काफी हलचल भरे रहे थे। 24 घंटे कुछ ना कुछ हो रहा था और हमें हालात को समझने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। हाथी, लोग और स्क्वाड सब फंसे हुए लग रहे थे। मैं सोच रहा था कि क्या कभी ये मुठभेड़ें खत्म होंगी? इस तरह के मुश्किल माहौल में उम्मीद और कुछ कर गुजरने की इच्छा करना वाजिब ही है। हाथी हमारे लिए किसी जीते जागते देवता जैसा होता है। अगर ये हमारी जमीन पर आता है तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए, और क्योंकि ये हमारे लिए भगवान जैसे हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। शायद हम इसी उम्मीद को ढूंढ रहे थे और दीप ने हमसे जो कुछ कहा उसके अलावा और कुछ करना मुमकिन हो भी नहीं सकता था। सबसे अच्छा तरीका है मिलजुल कर रहना। जानवरों ने मिलजुल कर रहना सीख लिया है, लेकिन हम इंसान अब भी ये नहीं सीख पाए। हम आज भी इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि हमें अपनी जमीन जानवरों से खाली चाहिए, जबकि जानवर मिलजुल कर जी रहे हैं। इस नई और इंसान की बनाई कुदरती दुनिया में धान के खेत और टी गार्डन भी रहेंगे और उनमें वाइल्ड लाइफ भी रहेगी। और भारत जैसे फलते फूलते देश में एक बुनियादी बात को दोबारा से समझने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और वो है हमारे जंगली जीवों के साथ मिलजुल कर रहना।